नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु जो बुक है रेलवे समान अध्ययन का, उसका पेज नंबर 8 को। इस बुक में 1980 सेट्स है, इसको भी देख लीजिए। नया नया अपडेट होता है तो ये न्यू वाला है। 1992 से 2023 तक का 1980 पूरा सेट्स है इसमें। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 8 को। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण के बारे में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में 5 जून को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉनिट्रियल सम्मेलन हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉनिट्रियल सम्मेलन हुआ था तो 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉनिट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है। ओजोन की मात्रा में कमी की मुख्य कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन परत को नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योटो जो कि जापान का एक शहर है, सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ 2005 में। यहाँ पर क्योटो बोल दिए थे, जापान का एक शहर, यानी क्योटो सम्मेलन हुआ था जो कि जापान में हुआ था सम्मेलन 1997 में। अब देखते हैं क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से क्योटो सम्मेलन संबंधित है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है तो ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है तो पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की कल्पना की थी। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था तो 1986 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है तो ग्रीन पीस एम्स्टर्डम में है, जो कि एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया तो 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लाया गया। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुई। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वन दिवस 21 मार्च को, भूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। रेड डाटा बुक संबंधित है तो विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है तो विलुप्त हो चुके या संकटग्रस्त यानी जो विलुप्त होने वाले हैं उन सभी के लिए। अब देखते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। तो जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी यानी अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 ईस्वी में, अर्नेस्ट हाइकल ने 1869 ईस्वी में किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हाइकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है तो महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाती है तो पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टॉन्सले ने 1935 में। एजी टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य प्रकाश। वातावरण की कार्यात्मक इकाई है तो परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है तो जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक को 3 भागों में व्यक्त किया गया है तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग
करने वाला घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक कहलाते हैं तो उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जैसे में बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को ही खा जाता है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ता, अब द्वितीय उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला है जीव है कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता। पहले को जो खा जाता है द्वितीय उपभोक्ता, यानी हरे साग सब्जी खाता है प्रथम उपभोक्ता, और प्रथम उपभोक्ता को जो खा जाता है द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय को जो खा जाता है तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता में जैसे बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है। कार्बनिक अजैविक घटक है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। कार्बनिक अजैविक घटक है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक है तो मृदा, जल, वायु, खनिज। अकार्बनिक अजैविक घटक है तो मृदा, जल, वायु एवं खनिज। अपघटक होते हैं तो कौवे के जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं तो सफाई कर्मचारी अपघटक कहलाते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है तो खाद्य श्रृंखला बनती है तो उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है तो मानव किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है तो ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान है तो बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है तो बेंगलुरु में। अब देख लेते हैं प्रदूषण के बारे में। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है तो प्रदूषण। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक यानी परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है तो वाहित मल जैव विघटित प्रदूषक है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है तो उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है तो शीशा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है तो फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है तो मस्तिष्क। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्रभावित करता है। कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है तो रक्त धाराओं को भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा वायु प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है तो वायु प्रदूषक कैडमियम मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया था। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है तो प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य है तो पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का अर्थ है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी AMIC गैस का रिसाव हुआ था। मिनी माता रोग होता है तो पारा युक्त जल से मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था तो जापान में। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है तो दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में स्थित है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है तो 1974 में। वाहनों से निकलने वाला धुआं में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है तो सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का अम्ल वर्षा मिश्रण है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO का इन दोनों का अम्ल वर्षा मिश्रण है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं DDT। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है। संगमरमर से निर्मित
इमारतों को हानि पहुंचाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है, चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है तो मीथेन, चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 9 में, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।